हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देरी के। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है सनसेट के बाद, तो आसमान देखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। पहले आप देखेंगे आसमान में कि एक तारा चमक रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जाएगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो सितारों की संख्या आसमान में बढ़ती जाती है और धीरे धीरे पूरा आसमान सितारों से भर जाता है। इसमें से कुछ सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्विंकल नहीं करते, केवल एक ही प्रकार की रोशनी देते रहते हैं। उसमें कोई भी फ्लिकर नहीं होता, यानी वो चमकते नहीं हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. इन चमकते हुए सितारों के साथ आप चांद को भी आसमान में देखते हैं। It may, however, appear at different times. ये ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग टाइम पर दिखे, या अलग अलग जगह पर भी आसमान में दिख सकता है, और अलग अलग शेप का भी होता है। हम पूरा चांद महीने में केवल एक बार देख सकते हैं, और उसको कहते हैं, उस रात को कहते हैं फुल मून नाइट, या पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। अ फोर्टनाइट लेटर, 14-15 दिन बाद आप आसमान में देखेंगे तो आपको चांद नहीं दिखाई देगा। इस रात को कहते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या। इस दिन, अमावस्या के दिन जो रात है, वो रात में आसमान सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आसमान के तारे अपनी पूरी रोशनी के साथ हमें दिखाई पड़ते हैं। और कभी क्या होता है, जब चांद निकलता है तो उसकी रोशनी से हमें कई तारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब चांद छुपा हुआ होता है अमावस्या के दिन, तो हमें हर तारा दिखाई देता है और ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून and all those bright tiny objects during the daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. हम देखते हैं कि दिन के समय क्या होता है, आसमान में देखने पर हमें ना तो चांद दिखाई पड़ता है और ना ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है, इतनी अधिक होती है कि सारे तारे और चांद उसकी रोशनी से छिप जाते हैं और हमें भी दिखाई नहीं देते। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. मतलब कि हमारा सूर्य, चंद्रमा और वह सारे ऑब्जेक्ट जो आसमान में रात के समय चमकते हुए दिखाई पड़ती हैं, उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और गर्म होती हैं,
ये सेलेस्टियल बॉडीज गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। उनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है जो वो लार्ज अमाउंट में इमिट करती हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इनको हम स्टार्स कहते हैं। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। उसमें खुद की रोशनी है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर दिन होता है, और उसकी मतलब खुद की हीट है जिससे जिसे वो पृथ्वी पर छोड़ता है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. They look so tiny because they are very, very far from us. हमारे आसमान में काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। काउंटलेस, बहुत सारे स्टार्स हैं नाइट में, सन के जैसे ही, बट हमें उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती, जैसे कि हमारे सूर्य की हीट को हम फील कर सकते हैं और सूर्य की सन की लाइट की वजह से हम दिन में देख सकते हैं। वैसे ही इन स्टार्स की लाइट और हीट को हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है, जबकि इनके मुकाबले सन जो है वो काफ़ी पास में है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. कई बार हमने ऐसा नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर होता है वह हमें छोटा दिखाई देता है। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े होकर, ज़मीन पर खड़े होकर एक एरोप्लेन को देखते हैं, उड़ते हुए एरोप्लेन को, तो वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, जबकि वही एरोप्लेन यदि रखा हो तो साइज में हमें काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. तो स्टार्स जो हैं वो आसमान में अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे ही साइंटिस्ट ने, मतलब लोगों ने भी तो आसमान में काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स के ग्रुप्स हैं जिनको यदि हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे तो एक शेप बनता हुआ दिखाई देता है। इन ग्रुप्स को हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। जैसे कुछ मेजर, यानी जैसे कि कुछ जो कॉन्स्टिलेशंस हैं उनके नाम है अर्सा मेजर, बिग बियर। बिग बियर जो है वो एक बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशंस एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि आप अपने घर में भी किसी को या अपने पिताजी को, अपनी माताजी को कहेंगे तो वो भी आपको आसमान में सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन दिखा सकते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है एक, जिनको सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि, ऋषि यानी सेज। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो एक अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further, it will point to the pole star. पुराने समय में लोग जो हैं वो अपनी दिशा को पता करने के लिए, डायरेक्शन को पता करने के लिए इन स्टार्स की हेल्प लिया करते थे। एक स्टार है आसमान में जिसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। ये स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। इसको पोल स्टार भी कहा जाता है और ये हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है हमेशा। यदि हमें पोल स्टार का पता करना है
तो इसमें एक तरीका बताया गया है। ये 7 स्टार्स जिनको सप्तऋषि कहते हैं, यदि इनके पॉइंटर स्टार्स को देखें हम, जो 2 स्टार्स साइड में हैं, उनसे यदि एक सीधी लाइन ले जाएं, हम स्ट्रेट लाइन ले जाएं, तो वो हमें पोल स्टार के पास ही ले जाएंगी, नॉर्थ स्टार के पास, जैसा कि इसमें बताया गया है। अब आते हैं पैराग्राफ पर। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. The word planet comes from the Greek word planetae, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वे दूसरे स्टार्स की हीट और लाइट की वजह से चमकते हैं। ऐसी बॉडीज को, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट के पास, जैसे हमारा अर्थ है, एक प्लैनेट है, इसकी खुद की हीट या लाइट नहीं है। जैसे कि सन है हमारा, वो जल रहा है, तो उसकी स्वयं की हीट है और उसी की वजह से वह लाइट भी इमिट करता है, लेकिन अर्थ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड के प्लैनेटाई से आया है, जिसका अर्थ है, मीन्स है वॉन्डरर्स। अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। यह हमारी अर्थ अपनी पूरी हीट एंड लाइट सन से प्राप्त करती है, जो हमारा सबसे पास का स्टार है। यदि हम अपनी अर्थ को मून से देखेंगे तो यह भी हमें मून की जैसी चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे अर्थ से मून दिखाई देता है चमकता हुआ, वैसे ही मून से हमें हमारी अर्थ दिखाई देगी। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. These rings may be seen from the Earth with the help of powerful microbes. तो यहाँ पर 3 प्लैनेट्स दिए गए हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। तो इन तीनों प्लैनेट्स के आसपास रिंग्स बनी हुई हैं, उनके अराउंड रिंग्स हैं। ये रिंग्स छोटे छोटे पत्थरों की बेल्ट होती हैं। इनको हम पावरफुल टेलीस्कोप की वजह से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो सोलर सिस्टम हमारा सन, 8 planets, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइड्स से मिलकर बना हुआ है। कभी कभी हम सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड जो है वो सन है। हेड यानी मुखिया भी कह सकते हैं, और सोलर फैमिली यानी सोलर परिवार एक प्रकार का। द सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. Sun is the center of solar system. सन जो स्टार है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ये हमें पुलिंग फोर्स देता है, जिससे सोलर सिस्टम बंधा हुआ है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो बता देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर प्लेनेट के पास होता है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो एक ऑर्बिट में सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो उसी पुलिंग फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को पुलिंग फोर्स बोला गया है, दैट बाइंड्स अवर सोलर सिस्टम।
द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। सन जो है वो हमारी हीट एंड सोर्स का अल्टीमेट, हीट एंड लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। द सोलर सिस्टम का भी। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बियरिंग अवर नियरेस्ट स्टार। तो फिर भी इतनी भयंकर हीट होने के बावजूद भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सन इतने पास होते हुए भी हमारी अर्थ से काफ़ी दूरी पर स्थित है। इसमें लिखा हुआ है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से। planets. There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। यदि उनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे सन से तो पता यदि उनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मरकरी जो है वो सन के सबसे ज़्यादा पास है, फिर वीनस है, उसके बाद अर्थ, मार्स, ऐसे ही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। यहाँ पर एक ट्रिक दी गई हुई है प्लैनेट्स को याद करने के लिए। एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका पहला वर्ड प्लैनेट्स के वर्ड से मिलता है। ऑल the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest of the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. सारे 8 planets सोलर सिस्टम के अराउंड मूव करते हैं, सोलर सिस्टम में गोल गोल घूमते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। सारे प्लैनेट्स सन के आसपास गोल गोल घूमते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। ये पाथ एलोंगेटेड है, मतलब लंबा है और गोल है, और इन पाथ्स को ऑर्बिट बोला जाता है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी प्लैनेट नियर सन के सबसे ज़्यादा पास है। मरकरी प्लैनेट को केवल 88 डेज लगते हैं वन राउंड कंप्लीट करने में अपनी ऑर्बिट पर। वीनस को अर्थ ट्वेन मतलब अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस का जो शेप और साइज है वो अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planets. Till recently, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इस यूनियन में इसकी मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो और प्लूटो के जैसे ही कुछ अदर प्लैनेट्स हैं जैसे सीरीज 2003 UB 313, इनको डार्क प्लैनेट्स बोला जाएगा। डार्क मतलब छोटा होता है, बौना कहते हैं डार्क को। डिड यू नो सोल इन रोमन mythology is the sun god. Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. Write down as many words using the solar on your own as you can. रोमन मिथोलॉजी में सोल का मतलब होता है सूर्य भगवान, सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर शब्द का अर्थ होता है वह जिसका संबंध सूरज से हो, इसलिए सूर्य की परिवार को, सूर्य की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। वर्ड ओरिजिन मैनी वर्ड यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम द अदर लैंग्वेज। काफ़ी सारे वर्ड जो लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं वो अदर लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसकी ओरिजिन ग्रीक वर्ड में हुई है, जिसका मतलब होता है रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ।
मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ये इसका मतलब होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसका पहला वर्ड है जी, मतलब अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, मतलब अर्थ के बारे में लिखना, उसको जियोग्राफी बोलते हैं। ऐसे ही 3 और अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। जियोइड मतलब वह शेप जिसका जो अर्थ की शेप से रिजेंबल करता हो, उसको हम जियोइड बोलेंगे। डिड यू नो ह्यूमन्स हैव always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. तो इसमें बताया गया है ह्यूमंस आसमान को देखकर हमेशा फैसिनेटेड रहा है, इसलिए उसकी उन सेलेस्टियल बॉडीज़ की पढ़ाई करने के लिए और उनके मूवमेंट्स को पढ़ने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट जो कि इंडिया के ही थे, एक फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था कि मून जो है और प्लैनेट्स हैं वह सन की लाइट से ही चमकते हैं। उनकी लाइट, सन की लाइट जब इन प्लैनेट से और मून से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape. अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और फिफ्थ लार्जेस्ट है साइज में। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पर ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब फ्लैट है। दैट्स वाई इसी वजह से इसके शेप का नाम जियोइड रखा गया है। जियोइड का मतलब ये होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ के जैसा शेप वाला, उसको हम जियोइड बोलते हैं। Conditions favorable to the support life are probably found only on the Earth. Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. हमारा एकमात्र प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ पर रहने लायक कंडीशंस उपलब्ध हैं। ये अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। अर्थ पर वाटर है, एयर है, जो हमारे जीने के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। अर्थ के पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं सब कारणों से हमारा अर्थ जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। आउटर स्पेस में यदि हम अर्थ को देखेंगे तो अर्थ हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 यानी 2/3 पार्ट पर वाटर ही वाटर है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। The moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 384,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. हमारा अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट मून ही है। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से चौथाई है, 1/4। यानी यदि अर्थ का हमारा डायमीटर मान लेंगे कि 4 है तो मून का डायमीटर 1 होगा।
इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। हमें मून इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी अर्थ के बहुत पास में है। बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज काफ़ी दूर हैं। इसकी अर्थ से डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। The moon moves around the earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. मून 27 डेज लेता है अर्थ के अराउंड एक राउंड पूरा करने में, कंप्लीट करने में। ऐसे ही मून जो है वो अपनी एक्सिस पर ही घूमता है, तो एक्सिस पर घूमने पर भी वह 27 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से हमें उसका केवल कुछ हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, बाकी हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ता अर्थ से। Did you know light travels the speed of about 3 lakh kilometer per second? Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. इसमें ये बताया गया है जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, परंतु लेकिन इस स्पीड से चलने पर भी अर्थ की रेज को 8 मिनट्स का टाइम लगता है हमारी पृथ्वी पर आने में। Interesting fact: Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21 July 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था, और वह डेट थी 21 जुलाई 1969। अब सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। अ सैटेलाइट इज अ celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. celestial एक सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी होती है जो एक प्लेनेट के अराउंड घूमती है, वैसे ही जैसे एक प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज आर्टिफिशियल बॉडी। इसमें ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। एक आर्टिफिशियल बॉडी है, यानी कि जो आदमी द्वारा ही बनाई जाती है। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन की जाती है ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके यूनिवर्स की, या फिर हमारा उससे कम्युनिकेशन सही रहे। इसको रॉकेट के द्वारा ले जाया जाता है और ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। इस कुछ सैटेलाइट्स हैं इंडियन सैटेलाइट्स, जिनके नाम हैं इनसैट, IRS एंड एजुसैट। Asteroids. Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. Asteroids अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, मतलब कि स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा हमारे स्पेस में काफ़ी सारी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं। इन बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स भी बाकी प्लैनेट्स की तरह ही सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स, इनकी एक बहुत बड़ी बेल्ट होती है जो जुपिटर और मार्स प्लैनेट के बीच में पाई जाती है। पहले मार्स आएगा, फिर बाद में एस्ट्रॉइड्स आते हैं, और एस्ट्रॉइड्स के उस पार जुपिटर प्लैनेट है। साइंटिस्ट का मानना है जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो प्लैनेट्स के ही टुकड़े हैं जो काफ़ी टाइम पहले प्लैनेट्स में एक्सप्लोड होने की वजह से उनसे अलग हो गई थी। उसके बाद आता है मेटेओराइट्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन are called meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, fall on the earth and creates a hollow. एस्ट्रॉइड्स के बाद मीटेओराइट्स आते हैं। मीटेओराइट्स भी रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, यानी सन के चक्कर लगाते हैं। इनको मीटेओराइट्स कहते हैं।
कभी कभी ये मीटेरॉइड्स अर्थ पर गिरते हैं आसमान से, जैसे हम जिनको टूटता हुआ तारा कहते हैं वो मीटेरॉइड्स ही होते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन जैसे कि एटमॉस्फेयर, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और उससे ये जलने लगते हैं, तो जिससे कभी कभी ये फ्लैश ऑफ लाइट की तरह भी दिखते हैं। और जब ये अर्थ पर गिरते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो कभी कभी रात में आप लोग आसमान में देखना, तो आसमान में एक सफ़ेद रंग की बहुत चौड़ी पट्टी सी दिखाई पड़ती है। तो ये पट्टी जो है इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो एंशिएंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि जो ये रोड जा रही है, ये पट्टी है, ये रिवर ऑफ लाइट है, मतलब लाइट की नदी है, जिसकी वजह से इसको आकाशगंगा भी बोला गया था। अभी भी बोला जाता है, इसको आकाशगंगा कहते हैं। अब जो गैलेक्सी है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। क्लाउड्स ऑफ डस्ट है, मतलब डस्ट के बहुत बड़े क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं। इस हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो अभी भी साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, और वो अभी भी उसमें लगे हुए हैं ताकि हमको हमारी यूनिवर्स का एक्चुअल साइज पता हो सके कि आखिर ये सच में कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं इसमें। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।